Hello friends, welcome to my channel. Today we are discussing about the drawbacks of the Rutherford model that we have already done in our last lecture. Now that is the development that is leading to the Bohr model. Now why do we need a new models? अब हमारा ये कंसेप्ट आने लग गया बच्चे, क्योंकि रदरफोर्ड ये बोलने लग गए थे क्योंकि जो एटम का स्ट्रक्चर होता है, जो एटम का मॉडल होता है, जस्ट लाइक सेम दैट इज़ द प्लैनेट. ठीक है कि जैसे प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, सेम एयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है किसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के. बट देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन. अब न्यूक्लियस उसको खींच लेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पास आते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा. विद इन 10⁻⁻8 सेकेंड वो क्या कर जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और एटम क्या हो जाएगा, कोलैप्स. सो अब हमें ऐसे मॉडल की नीड थी जो क्या करे, इसके ओवरकम कर सके, इस ड्रॉबैक्स को ओवरकम कर सके. नाउ नेक्स्ट इज योर टॉपिक डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोहर मॉडल ऑफ एटम. Historically, result observed from the studies of interaction of radiation with matter. Now, अब रिजल्ट क्या आने लगे, रिजल्ट ऑब्जर्व किए गए. कब ऑब्जर्व किए गए बच्चे, जब रेडिएशन इंट्रैक्शन की गई रेडिएशन की मैटर के साथ. हैव प्रोवाइडेड इमेंस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड द मॉलिक्यूल. इस बात ने बहुत ज़्यादा हमें क्या बताया, एटम के स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूल के बारे में सिखाया. नाउ नील बोहर यूटिलाइज दीज रिजल्ट टू इम्प्रूव अपॉन द मॉडल प्रपोज्ड बाय द रदरफोर्ड. अब इन्हीं सभी रिजल्ट्स को बोहर ने रदरफोर्ड के मॉडल को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया. नाउ दीज टू मेजर डेवलपमेंट आर द फर्स्ट, ड्यूल करेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. पहला करेक्टर क्या था कि ड्यूल करेक्टर, ड्यूल मीन्स दोनों. अब दोनों करेक्टर्स किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है बिहेव एज ए वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर. नाउ सेकंड क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा. नाउ सेकंड जो डिस्कवरीज क्या हुई थी रिगार्डिंग द एटॉमिक स्पेक्ट्रा. अब हमें ये दो चीज़ें जो है वो सीखने को मिली कि कैसे हम इन दो चीज़ों को एक्सप्लेन करें. तो वी विल डिस्कस अबाउट द ड्यूअल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे. नाउ अब 19th सेंचुरी में क्या हो गया था, जो फिज़िक्स थे, जो वो एक्टिविटी स्टडीज एब्जॉर्प्शन एंड द एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय हीटेड ऑब्जेक्ट. अब वो किन के बारे में स्टडी कर रहे थे कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है या एमिट की जाती है, कौन एब्जॉर्ब करेगा कौन एमिट करेगा जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, हीट करेंगे. दे ट्राई टू फाइंड आउट. अब वो क्या ट्राई कर रहे थे, दे ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट द थर्मल रेडिएशन इज़ मेड. वो ये सोच रहे थे कि जब भी किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो ये जो एनर्जी जो वो अब्जॉर्ब कर रहे हैं और जो वो एमिट कर रहे हैं वो बनी किसकी हुई हैं, इज़ मेड. एंड नाउ इट इज़ नाउ वेल नोन दैट द थर्मल रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अब वो जो थर्मल रेडिएशंस थी वो क्या है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी और जो वेरियस फ्रिक्वेंसी और वेरियस वेवलेंथ्स की थी. ठीक है. Now, based on a number of modern concepts which were unknown in the mid-19th century, for first active study of the thermal radiation laws observed in 1850, कि जो फर्स्ट टाइम जो थर्मल रेडिएशन लॉज को 1850 में स्टडी किया गया था, और वो एंड द थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड द एमिशन ऑफ सच वेव्स बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल. कि क्या पढ़ा गया था उस टाइम में बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थियरी दी गई थी और साथ में चार्ज पार्टिकल्स की स्टडी की गई थी कि हाउ सच वेव्स कैन बी एमिटेड बाय द चार्ज particles. Clear? And this was developed by the early 1970 by James Clerk Maxwell. और ये जो ड्यूल नेचर था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थियरी थी वो हमें किसने दी थी, जेम्स क्लैर्क मैक्सवेल ने, विच वॉज एक्सपेरिमेंटली कंफर्म लेटर बाय द हेनरिच हर्ट्ज. क्लियर? और बाद में इसको कंफर्म किसने किया था, हेनरिच हर्ट्ज दैट गिव्स द फ्रिक्वेंसी. Here we will learn some facts about the electromagnetic waves. Now, क्या कहा था जेम्स मैक्सवेल ने, फर्स्ट टू गिव ए कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन अबाउट द इंट्रैक्शन बिटवीन द चार्ज बॉडीज एंड द बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए मैक्रोस्कोपिक लेवल. क्लियर? जो एक्सप्लेनेशन दी, किस किस की एक्सप्लेनेशन दी, इंट्रैक्शन करी चार्ज बॉडीज़ की.
दो चार्ज बॉडीज़ की करी एक्सप्लेनेशन और बिहेवियर बताया उसका इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड पे ऑन ए मैक्रोस्कोपिक लेवल. नाउ ही सजेस्टेड दैट व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स, जब इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव करेगा अंडर एक्सेलरेशन, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस. अल्टरनेट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होंगे और ट्रांसमिट दीज फील्ड्स आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. और वो क्या करेंगे, ट्रांसमिटेड करेंगे इन फील्ड्स, जो वेव्स को इन द फॉर्म ऑफ, इन वेव्स को ट्रांसमिट करेंगे और उसको हमने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. Now, light is the form of radiation known from early days. Light is the form of radiation known from early days. लाइट क्या है, रेडिएशन है जो बहुत टाइम पहले से आप जान रहे हो. एंड स्पेक्यूलेशन अबाउट इट्स नेचर डेट्स बैक टू रिमोट एंशियंट टाइम. इन अर्लियर डेज न्यूटन, लाइट वॉज सपोज टू मेड फ्रॉम पार्टिकल्स. पहले ये माना जाता था बच्चे, जो लाइट है ना वो ऐसे माना जाता था कि वो सिर्फ पार्टिकल्स की बनी और उन पार्टिकल्स को नाम दिया गया था कार्पसूल्स. बट इट वॉज ओनली इन द 19th सेंचुरी, ये 19th सेंचुरी में पता चला कि वेव नेचर ऑफ लाइट वॉज एस्टैब्लिश, कि क्या एस्टैब्लिश किया गया है, वेव नेचर. नाउ मैक्सवेल वॉज अगेन the first to reveal that light waves associated with oscillating electric and magnetic field. मैक्सवेल फर्स्ट टाइम जिन्होंने हमें बताया था कि जो लाइट वेव्स हैं उनके अंदर क्या होती हैं, ऑसिलेट करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड. सी दिस डायग्राम, यू विल सी द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स. सी दिस इज द डायरेक्शन of propagation of waves, and here red line represent the, that will be the electric field, and blue line represent the magnetic field. Although this electromagnetic waves motion is complex, इनका जो motion होता है वो very complex होता है, but only a few simple properties we will discussing here. Now first, electric and magnetic field जो produce करेगा oscillating charge particles. ठीक है, जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगा जिसको कौन प्रोड्यूस करेगा, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स. तो क्या कहना चाहता है, जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करेगा ना, दीज फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर बट ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. सेकेंड क्या कहते हैं, वेव्स प्रोड्यूस इन द वाटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम एंड दे कैन मूव इन वैक्यूम ऑल्सो. इनको मीडियम की नीड नहीं है, ये किसी मूव कर जाते हैं, वैक्यूम में भी मूव कर जाते हैं. नाउ इट इज़ नाउ वेल एस्टेब्लिश्ड दैट, इट इज़ नाउ वेल एस्टेब्लिश्ड दैट देर आर मैनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. अब ये बोला गया कि बहुत ज़्यादा टाइप्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं विच डिफ़र फ्रॉम वन अनदर इन वेवलेंथ, जो सिर्फ किस में डिफ़र करती हैं, वेवलेंथ में या फिर फ्रीक्वेंसी में. दीज कॉन्स्टिट्यूएंट व्हाट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. और जो ये डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अरेंज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. नाउ नेक्स्ट हमें क्या कहता है वो, कि डिफरेंट रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रा आर आइडेंटिफाइड बाय डिफरेंट नेम. डिफरेंट रीजन जो है ना स्पेक्ट्रा के, डिफरेंट डिफरेंट नेम है. फॉर एग्जांपल रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन, वो रीजन किस में है, 10⁻6 हर्ट्स में, जो ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ करता है. माइक्रोवेव रीजन 10⁻10 हर्ट्स जो कि रडार में यूज़ किया जाता है. इंफ्रारेड रीजन 10⁻13 हीटिंग पर्पस के लिए. यूवी रेडिएशन 10⁻16 हर्ट्स अ कंपोनेंट ऑफ द सन्स रेडिएशन. Small portion around 10⁵ hertz is what is ordinarily called visible light. A very small portion है जिसको हम क्या बोलेंगे, visible light, and it is only the part where I can see. Special instrument are required to detect the non-visible radiation. Now see this diagram. Here you have the frequency as well as lambda. Now frequency 24, 22, 20. These, that means decreasing frequency and increasing wavelength. So all these electromagnetic waves are arranged decreasing frequency and increasing wavelength. Now this is called electromagnetic spectra, and there is a very small region between the UV and the IR. Now this is the very small region between UV and IR जो हमें रिस्पॉन्ड करती है और जिसको हम क्या बोलते हैं, विजिबल रीजन.
नाउ हेयर जो हमें पता चला कि किस तरह से जो वेव्स हैं वो काम करती हैं। नाउ पॉइंट फोर्थ क्या कहता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट दिस। हम डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप कहते हो आर्मस्ट्रॉन्ग है ना, आर्मस्ट्रॉन्ग है, नैनोमीटर है, पिकोमीटर है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में। तो यूनिट फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या हो गई बच्चे, हर्ट्स हो गई। और हेनरिच हर्ट्स ने आप इसको बताया था, तो इसको बताते हैं नंबर ऑफ वेव्स दैट पासेस इन ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड, यानी नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। वेवलेंथ शुड हैव द यूनिट्स ऑफ लेंथ। वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, जो लेंथ की, डेट इज ऐसा यूनिट इज मीटर। सिंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वेव्स, much smaller wavelength, smaller unit are used, show various types of electromagnetic radiation which differ from one another in wavelength and frequency। ये आपका बच्चे ये जो डायग्राम है इस पे साफ बता रखा है कि सभी वेव्स कैसे अरेंज्ड हैं इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग जो है वेवलेंथ बट द डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, जिसको उसने नाम क्या दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। Now, electromagnetic radiation which differ from one another in wavelength and frequency, ये सिर्फ किस में डिफर करती हैं, वेवलेंथ में और फ्रीक्वेंसी में। In vacuum, all electromagnetic radiation regardless of wavelength travel at the same speed। अगर वैक्यूम कंडीशन है तो सबकी सब सेम स्पीड में जाती हैं, और वो स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट, एंड दैट इज कॉल्ड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, रिप्रेजेंटेड बाय द c, frequency v, wavelength lambda। तो we can easily calculate the velocity of light, that is frequency multiplied by wavelength। c is equal to frequency multiplied by wavelength। Now next is the another commonly used quantity that is especially in the spectroscopy is the wave number। A wave number क्या, it is defined as the number of wavelengths per unit length। ये number of wavelength होते हैं per unit length में, and its units are reciprocal to wavelength। नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ में, यानी कितनी वेवलेंथ प्रोड्यूस हुई है वो उसका क्या कहलाएगा, वेव नंबर। नाउ इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर इनवर्स या फिर सेंटीमीटर इनवर्स। Clear? Now next see this numerical. You will see this Vivid Bharati station, all India Radio Delhi। विविध भारती स्टेशन जो ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में है, वो फ्रीक्वेंसी क्या कहना चाह रहा है, दिल्ली ब्रॉडकास्टिंग है, फ्रीक्वेंसी कितने की है, 1368 किलो हर्ट्स की। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वेवलेंथ एमिटेड, wavelength of the electromagnetic radiation emitted by the transmitter and which part of the electromagnetic wave spectrum belong। Now you have the frequency, now frequency is equal to 1368। now किलो को चेंज करो इंटू 10⁻3। नाउ हेयर क्योंकि जो ये फ्रीक्वेंसी है तो आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द वेवलेंथ। नाउ वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू c बाय न्यू, where c is the 3 × 10⁸ divided by, that will be the 1368 into 10⁻3। now you can easily solve this and you will get the wavelength 219.3। तो ये वेव्स किस में आती हैं, रेडियो वेव्स में आती हैं। तो ये किस रेंज में आएगा, रेडियो वेव्स की रेंज में आएगी। ये वेव्स किस में आएगी, रेडियो वेव्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको क्या दे रखा है, वेवलेंथ रेंज विजिबल स्पेक्ट्रा की, जो एक्सटेंड करती है 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। आपको इसको किस में निकालना है, फ्रीक्वेंसी में। ना यू हैव द वेवलेंथ, नो फ्रीक्वेंसी, म्यू इज इक्वल टू c ओवर लैम्डा। c क्या है, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय, नाउ हेयर द फर्स्ट इज 400 नैनोमीटर है तो 10⁻⁹। Well, you solve this, you will get 7.50 10⁻14 hertz। Now here frequency अगर हम देखें एक और waves की c by lambda, here the frequency is 3 × 10⁸ speed and divided by 750 × 10⁻⁹, and it comes out to be 4.00 10⁻14 hertz।
Now the range of frequency is 4 into 10 to the power 14 to 7.5 into 10 to the power 14 hertz. Now see this next question. Calculate the wave number. Now you have to calculate the 1 by lambda. 1 by lambda is the wave number and the frequency. और अब क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी भी निकालना है. एंड यू हैव द येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 5800 और उसके अंदर वेवलेंथ कितनी है 5800 आर्मस्ट्रॉन्ग की है. तो निकालें इसको. नाउ 5800 आर्मस्ट्रॉन्ग क्या है आपकी वेवलेंथ. ठीक है. नाउ वेवलेंथ की हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं. वेवलेंथ को कैसे सॉल्व करेंगे 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर. नाउ वेव नंबर निकालना है तो 1 by lambda that is 1 by 5800 10⁻⁻10 and it comes out to be 1.7624724 into 10⁻⁻ meter inverse. Here you can easily calculate the wave number. Now second आपको क्या निकालनी है frequency. Now we know that frequency कैसे निकालेंगे. Frequency is equal to C over lambda और you have the wave number that is 3 into 10⁻8 upon में wavelength. ये आपकी क्या निकल के आएगी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ. आपकी क्या निकल के आ जाएगी वेव नंबर एंड इट कम्स आउट टू बी 5.172 10⁻4 hertz. So here we can easily calculate the wave number that is C by lambda 3 into 10⁻8 upon 5800 10⁻⁻10. Now here the particle nature of the electromagnetic waves radiation or the Planck's quantum theory. Now some of the experimental phenomena such as diffraction, interference can be explained by the wave nature of the electromagnetic radiation. Diffraction और interference का फिनोमेना अगर हमने वेव्स थियरी से पढ़ना है वो तो हमें पता चल जाएगा वेव नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से. लेकिन कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन थी विच कुडंट बी एक्सप्लेन बाय द हेल्प ऑफ इवन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी. तो वो क्या थी बेटे जिसको बोल दिया हम क्लासिकल फिजिक्स. नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडी. ठीक है. हॉट बॉडी से जो एमिट हो रहा है नेचर से जो एमिट हो रहा है रेडिएशन उसके बारे में जिसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन. नो सेकेंड इज इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस. क्या है मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक इट. जब रेडिएशन इसको क्या करती है स्ट्राइक करती है जिसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. थर्ड इज वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी. Variation of heat capacity of solid as a function of temperature. Now these three phenomena. Or fourth one is line spectra of atom with special reference to hydrogen. Now these phenomena indicate that the system can take energy only in discrete amount. ये सभी फिनोमिना हमें ये बताते हैं कि एक सिस्टम को जब आप हीट आउट करते हो तो एनर्जी एक डिस्क्रीट अमाउंट में लेते हैं. ऑल पॉसिबल एनर्जी कैन नॉट बी टेकन अप. सारी एनर्जी नहीं लेते हैं और रेडिएटेड ना तो एमिट करते हैं. एंड नॉट वर्दी दैट द फर्स्ट कॉन्क्रीट एक्सप्लेनेशन फॉर द फिनोमिना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन मेंशन अबव वाज गिवन बाय द मैक्स प्लैंक. पहली जो एक्सप्लेनेशन दी थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की वो किसने दी थी मैक्स प्लैंक ने. लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमिना बिकॉज क्या है बच्चे बिकॉज हॉट ऑब्जेक्ट्स एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. हमें पता है हॉट बॉडी क्या प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ओवर ए वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ. वो हर रेंज की वेवलेंथ की प्रोड्यूस करते हैं. हाई टेम्परेचर आर एप्रिशिएबली प्रोपोर्शन ऑफ रेडिएशन इन द विजिबल रीजन. और जो बिल्कुल हाई टेम्परेचर होता है तो उसमें जो रेडिएशंस होती है प्रोबेबली वो किसकी होती हैं एप्रिशिएबल प्रोपोर्शन किसका होता है विजिबल रीजन का. As the temperature is raised, higher proportion of short wavelength is generated. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएगा तो जो ब्लू लाइट है वो जनरेट होने लग जाएगी क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या है कम. फॉर एग्जाम्पल व्हेन एन आयरन रोड इज हीटेड इन ए फर्नेस. अगर आप आयरन रोड को भट्टी में गर्म करते हैं इट फर्स्ट टर्न टू ब्लू डल रेड. पहले वो कौन सा कलर होता है डल रेड. प्रोग्रेसिव बिकम मोर एंड मोर रेड एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज. एज द स्टेज इफ यू फर्दर हीटेड इट द रेडिएशन एमिटेड बिकम वाइट एंड देन ब्लू. तो पहले डल रेड ब्राइट रेड देन बिकम वाइट एंड देन इट बिकम
blue. As the temperature become very high, this means that the red radiation is most intense at the particular temperature. तो हमें पता चला है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेड लाइट जो है वो इंटेंस होती है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ब्लू लाइट जो है वो इंटेंस होती है एट अनदर टेम्परेचर. दिस मीन्स इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, कि भाई जो इंटेंसिटी होती है रेडिएशन की डिफरेंट वेवलेंथ पर एमिटेड बाय द हॉट बॉडी डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, कि जो भी हॉट बॉडी रेडिएशंस एमिट कर रही है वो किस पे डिपेंड करेंगी, वेवलेंथ पे एमिटेड बाय द हॉट बॉडी डिपेंड अपॉन इट्स टेम्परेचर. By late 1850, it was known that object made of different material, ये देखा गया ऑब्जेक्ट डिफरेंट मटेरियल के बने हुए हैं, डिफरेंट टेम्परेचर पे जिसको रखा गया एमिट डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेडिएशन. ऑल्सो व्हेन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इरिटेटेड विद द लाइट, अगर आप लाइट फॉल आउट करते हो पार्ट ऑफ रेडिएट एनर्जी इज जनरली रिफ्लेक्टेड, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती है. अ पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड एंड पार्ट इज ट्रांसमिटेड, कुछ रिफ्लेक्ट होती है, कुछ एब्जॉर्ब होती है, कुछ ट्रांसमिटेड होती है और कुछ रिफ्लेक्ट. द रीज़न for incomplete combustion is that ordinary objects are as rule imperfect absorbers of radiation. ये रीज़न क्या दी गई, इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन इज दैट ऑर्डनरी ऑब्जेक्ट. ठीक है, ऑर्डनरी ऑब्जेक्ट जो इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन हो रही है आर एज द रूल इम्परफेक्ट ऑब्जर्वर ऑफ द रेडिएशन, क्योंकि उन्होंने एब्जॉर्ब पूरी तरह से नहीं करी. एन आइडियल बॉडी, अब आइडियल बॉडी क्या होती है, विच एमिट एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल द फ्रिक्वेंसीज, जो हर तरह की फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर ले और क्या कर दे, एमिट भी कर दे. ठीक है, नाउ इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी एंड द रेडिएशन एमिटेड बाय सच बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन. इन प्रैक्टिस नो सच बॉडी एग्जिस्ट, अगर हम देखें तो ऐसी कोई बॉडी एग्जिस्ट भी नहीं करती. कार्बन ब्लैक अप्रॉक्सीमेट फेयरली क्लोजली टू द ब्लैक बॉडी. अ गुड फिजिकल approximation to a black body is a cavity with a tiny hole. A good physical approximation to the black body is the a cavity with a tiny hole, एक cavity जिसके अंदर tiny hole हो, which has no other opening, जिसकी कोई opening भी नहीं होनी चाहिए. Clear? Entering the hole will be reflected by the activity wall and will be eventually absorbed by the wall. A black body is also a perfect radiator. ब्लैक बॉडी क्या होती है, एक परफेक्ट एमिटर है तो एक परफेक्ट क्या होगी, एब्जॉर्बर है तो रेडिएटर भी होगी. ठीक है, रेडिएंट एनर्जी की. फर्दर मोर ए ब्लैक बॉडी इज अ थर्मल इक्विलिब्रियम with the surroundings. It radiates same amount of energy पर यूनिट. वो क्या करता है, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा पर यूनिट एरिया एज इट एब्जॉर्ब फ्रॉम इट सराउंडिंग, वो जैसे जितनी वो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेगा एट ए गिवन टाइम में. तो अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी, अब जो ब्लैक बॉडी जितनी भी अमाउंट जो क्या प्रोड्यूस करेगी, एमिटेड करेगी फ्रॉम लाइट एमिट करेगी एंड इट्स स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, और जो उसका स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर. एट ए गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड इंक्रीजेज विद द इंक्रीजेज ऑफ वेवलेंथ, कि गिवन टेम्परेचर पे जो रेडिएशन की इंटेंसिटी होती है जो एमिटेड हो रही हैं, जो एमिटेड रेडिएशन है उनकी इंटेंसिटी इंक्रीज करती चल जाती है विद द इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ, और अल्टीमेटली एक मैक्सिमम वेवलेंथ तक पहुंचती है, मैक्सिमम वैल्यू, और वो वहाँ से हमें क्या मिलती है, उसकी वेवलेंथ. एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग फर्दर, उसके बाद उसका फर्दर डिक्रीज होना लग जाएगा फर्दर with further increase of wavelength as shown in this diagram, that is 2.8. see this here. First, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी और वेवलेंथ भी बढ़ती चली जाएगी. बढ़ते बढ़ते जैसे इंक्रीज होते होते एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ, नंबर ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ होगी आपकी एमिट होगी, और उसके बाद अगेन डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी. तो एट ए गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ती चली जाएगी विद द इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ और एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाती है गिवन वेवलेंथ पे, एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग
with further increase of the wavelength. Also as the temperature increases, maxima of the curve shift to short wavelength. Maxima कहाँ move कर जाएगी, curve कहाँ move कर जाएगी, towards the short wavelength. Several attempts were made to predict the intensity of radiation as the function of wavelength. But the result of this above experiment couldn't explain satisfactorily on the basis of this wave theory of light. Max Planck arrived at stationary satisfactory relationship by making the assumption that absorption and emission of radiation arises from the oscillation. कि मैक्सवेल ने अच्छी बात बताने लग गया कि जो एमिशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है रेडिएशन का, जो एक ऑसिलेटर से प्रोड्यूस हो रही है, एटम इन द वॉल ऑफ द ब्लैक होल, जो वॉल ब्लैक होल के वॉल पर जो एटम थे, देयर फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज चेंज्ड, इनकी फ्रिक्वेंसी बदलती रहती है बाय इंट्रैक्शन विद द ऑसिलेटर्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन. अब प्लैंक्स क्या कहते हैं, प्लैंक्स ये कहते हैं ये जो रेडिएशन है ना, कुडंट बी सब डिवाइडेड इनटू डिस्क्रीट चंक्स ऑफ एनर्जी. आप कुछ भी आप उसको डिवाइड कर सकते हो छोटे 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 चंक्स ऑफ एनर्जी में, छोटे छोटे पैकेट्स में. नाउ आई सजेस्टेड दैट एटम एंड मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल होता है या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट क्वांटिटी एंड इट कैन नॉट बी कॉन्टिन्यूअस. और डिस्क्रीट क्वांटिटी को हमने नाम क्या दे दिया, क्वांटा. नाउ द क्वांटा इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation. अब यहाँ से प्लैंक्स कहते हैं we can easily calculate the energy of the quantum, that is E is equal to h nu, where E is the energy of the quanta or the photon and h is the Planck's constant and nu is the frequency, where h constant value 6.626 10 to the power minus 34 joule second. Now, with this theory, Planck was able to explain distribution of intensity in the radiation, black body as the function of frequency or the wavelength at different temperature. अब प्लैंक्स क्वांटम थियरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को easily explain करने लग गई थी ना. क्वांटाइजेशन हैज़ बीन कंपेयर टू द स्टैंडिंग ऑन अ स्टेयरकेस. जो क्वांटाइजेशन वर्ड है, आप उसको स्टेयरकेस यानी जो सीढ़ियों में खड़े हो उससे कंपेयर कर सकते हो कि एक पर्सन या तो स्टेप नंबर 1 पे होगा या स्टेप नंबर 2 पे होगा. It is not possible to in between the step number 1 and 2. Same here, energy can take any one of the value from the following set. ठीक है, but they cannot say in between them that energy nu h nu 2 h nu 3 h nu. ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कहोगे इनके बीच में होगी. Now here is one more that will be the effects जिसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. नाउ सेकेंड इफेक्ट आ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. नाउ फोटो मीन्स लाइट, इलेक्ट्रॉन, लाइट से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना, निकालना. तो हर्ट्स ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग से एक्सपेरिमेंट दिया. इलेक्ट्रॉन जो इन विच द इलेक्ट्रॉन और द एमिटेड करंट वर इजेक्टेड व्हेन सर्टेन मेटल्स पोटेशियम रुबीडियम सीजियम वर एक्सपोज टू ए बीम ऑफ लाइट. जैसे बीम ऑफ लाइट दी जाती है तो ये रेडिएशन क्या जैसे आती है तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट करने शुरू करते हैं. नाउ दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब वो कहते हैं कि द इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रही है मेटल की सरफेस से, एज सुन एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द सरफेस, जैसे ही सुटेबल लाइट सरफेस को स्ट्राइक कर देगी उसी टाइम पे वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा. कोई लैग ऑफ टाइम नहीं है बिटवीन द एमिशन और द इजेक्शन ऑफ electron from the metal surface. Now point number 2, number of electron ejected is proportional to the intensity or brightness of the light. जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतने ज़्यादा क्या इजेक्ट हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नाउ नेक्स्ट क्या कहते हैं, फॉर ईच मेटल देयर इज अ करैक्टरिस्टिक्स मिनिमम फ्रिक्वेंसी. ठीक है, एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी होगी कि जब उसी मिनिमम फ्रिक्वेंसी की लाइट जब फॉल आउट करेगी मेटल के ऊपर तभी वो क्या निकालेंगी, इलेक्ट्रॉन. तो बिलो अगर उससे कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व ही नहीं किया जाएगा एट अ फ्रिक्वेंसी न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट. ना न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी. देन द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कम आउट विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी. अगर जो आपने एनर्जी जो फ्रिक्वेंसी फॉल आउट करी है अगर वो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है किससे, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से, तो वो इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट करेगी लेकिन जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो किस में बदल जाएगी, काइनेटिक एनर्जीज में. और द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ
frequency of the light used. अब ये जितने भी रिजल्ट्स थे could not be explained on the basis of laws. अब जितने भी रिजल्ट थे हम उसको couldn't explain on the basis of the laws of the classical physics. हम क्लासिकल फिजिक्स से हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे. अकॉर्डिंग टू लेटर द एनर्जी कंटेंट ऑफ द बिम ऑफ लाइट, जो एनर्जी कंटेंट होगा बिम ऑफ लाइट का वो डिपेंड अपॉन करेगा ब्राइटनेस ऑफ द लाइट. वो किस पे डिपेंड करेगा? ब्राइटनेस पे. इन अदर वर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड एंड द काइनेटिक एनर्जी associated with them should depend upon the brightness of the light. कि वो क्या कहना चाहते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किससे एसोसिएट होती है? ब्राइटनेस ऑफ द लाइट. एंड इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड डज नॉट डिपेंड अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट. भाई जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं वो ब्राइटनेस पर डिपेंड नहीं करती है, बट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट. Ejected does depend upon the brightness of the light, but the kinetic energy of the ejected electron does not. Kinetic energy डिपेंड नहीं करती है, बट आपका क्या डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड. फॉर एग्जाम्पल अब वो क्या कहना चाहता है बच्चे, अगर रेड लाइट, ठीक है, जिसकी फ्रिक्वेंसी है 4.32 4.6 इंटू 10⁻14 हर्ट्स ऑफ एनी ब्राइटनेस, यानी किसी भी इंटेंसिटी की है, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है? ये शाइन ऑन अ पीस ऑफ पोटेशियम. अगर पोटेशियम के ऊपर इस फ्रिक्वेंसी की रेंज की लाइट को डाला जाए फॉर आवर्स, कितने घंटों के लिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा. लेकिन उसके ऊपर चाहे वो वीक येलो लाइट जिसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 5.1 इंटू 10⁻14 हर्ट्स की, जैसे ही पोटेशियम सरफेस के ऊपर डाली जाएगी, इलेक्ट्रॉन जो होता है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड क्या हो जाते हैं? एमिट हो जाते हैं. इसका मतलब जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी जो कितनी बताई गई है 5.1 से 5.2, वो क्या कहलाएगी? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ पोटेशियम. तो उसके बाद आइंस्टाइन आ गए. आइंस्टाइन क्या एक्सप्लेन करने लगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थियरी. प्लैंक्स क्वांटम थियरी से उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को स्टार्टिंग पॉइंट दिया, एक्सप्लेन करने लग गए. तो क्या कहते हैं वो प्लैंक्स क्वांटम थियरी? शाइनिंग अ बीम ऑफ लाइट ऑन ए मेटल सरफेस. जब भी एक लाइट को मेटल की सरफेस पे डालोगे, वी viewed as shooting a beam of particles, the photon. When a photon of sufficient energy strike on electron in the atom of the matter, it transfer its energy instantaneous to the electron. जितने ही आप डालोगे तो उसकी एनर्जी किस में ट्रांसफर हो जाती है? इलेक्ट्रॉन में, कोलिजन के टाइम पे, और वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा विदाउट एनी लैग ऑफ टाइम और द डिले. जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी फोटोन की, उतनी एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी इलेक्ट्रॉन में, और बाकी एनर्जी किस में बदल जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में. इन अदर वर्ड्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. सिंस द स्टार्टिंग फोटोन हैज़ एनर्जी इक्वल टू एच न्यू. जो स्टार्टिंग एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी? एच न्यू के. Now here the minimum energy required to eject the electron is h nu naught. जो मिनिमम एनर्जी थी वो एच न्यू नोट, जिसको हमने क्या नाम दे दिया? वर्क फंक्शन का. देन द डिफरेंस इन द एनर्जी, जो एनर्जी आपने दी है और जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है, उन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो किसके इक्वल होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन. सो दिस इंफॉर्मेशन कैन बी रीराइट इन दिस स्मॉल फॉर्मूला एच न्यू. ये वो एनर्जी है क्योंकि प्लैंक्स के हिसाब से E इज इक्वल टू एच न्यू. तो ये वो एनर्जी है जो आपने दी है, ये वो एनर्जी है जिससे इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हुआ है, ये वो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई है. क्लियर? तो अ मोर इंटेंस बीम ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फोटोन. कॉन्सिक्वेंटली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज ऑल्सो लार्जर. जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा है as compared to that in an experiment in which a beam of weaker intensity of light is employed. Clear? I hope you understand this, बच्चे. Now I hope you understand this concept of this Planck's quantum theory. Okay, bye bye.